मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। दिसंबर का ये पहला शो जिसमें हम हाजिर हैं, तो कहते हैं दिसंबर को भी वेलकम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इब्रारुल हक का गाना बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा ना, भीगा भीगा सा ये दिसंबर लेकिन है। फिलहाल भीगा भीगा बारिशों का तो नहीं पता है। नहीं, वैसे तो बड़ी खुश्क सा मौसम चल रहा है पूरे पाकिस्तान की। अगर बात की जाए, बारिशें फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन सर्दी जो है वो आना शुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों के गले खराब, फ्लू और वो सब कुछ, क्योंकि भीगा भीगा दिसंबर फिलहाल। लेकिन हमें दिसंबर की जो बात करनी थी वो दिसंबर की पहले संडे के मुनासबत से करनी थी। कल 1 दिसंबर संडे था और हर साल दिसंबर का जो पहला संडे है वो सिंध के कल्चर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे अटायर से सबको नजर आ रहा होगा। सिंधी टोपी, सिंधी अजरक, खूबसूरत सा ये रंग, खूबसूरत सा ये अंदाज जो कि कल सेलिब्रेट किया गया। हमने सोचा कल चूंकि संडे था, हमारा शो नहीं होता, तो वी थॉट कि आज हम इसको पहन के भी आते हैं, डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। ऐसा नहीं होता कि एक सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ उस सूबे से बिलोंग कर रहे होते हैं। सो बड़ी इस बात की हमें खुशी होती है जब कोई भी कल्चरल डे किसी भी सूबे का दिन मनाया जा रहा होता है। सो हम उस कल्चर को, सूबे के कल्चर को, लोगों को, वहाँ की सकाफत को, खानों को हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आज वी सो हैप्पी कि हमें मौका मिला है कि हम ये प्यारी सी अजरक जो कि सिंध की पहचान है और ये जो सिंधी टोपी है, हम ये पहनकर आज सेलिब्रेट करें। कल बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन जाहिर सी बात है आज हम इसको कोशिश है कि हम इससे कंटिन्यू करें ना, जो कल सेलिब्रेट हुआ, वी आर कंटिन्यूइंग दैट एक्चुअली। अभी तो बहुत सुबह है ना, बहुत सारे लोगों का तो कल ही चल रहा है। फाइन, लेकिन चलें, इट्स अ न्यू डे एक्चुअली। अच्छा, उसके साथ साथ सभी ने इसमें एक रिस्पेक्ट एलिमेंट भी होता है। जब भी आप सिंध में जाएं किसी से मुलाकात करने, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आपको जब वेलकम किया जाता है तो सिंधी टोपी या सिंधी अजरक एक तोहफे से किया जाता है। तो वो एक रिस्पेक्ट एलिमेंट भी होता है, एक प्यार मोहब्बत का अंदाज भी होता है कि आपको वो तोहफे के तौर पर दिया जाता है। अच्छा, चूँकि जब हम बात करते हैं ना इसकी अहमियत की, सकाफत की या कल्चर की बात कर लें, ट्रेडिशंस की बात करें, वैल्यूज़ की बात करें, ये डिफ़ाइन कैसे हो रही होती है? हमारी तारीख डिफ़ाइन कर रही होती है ना इसको। तो तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरह से हमारी तारीख है, हिस्ट्री क्या थी, फिर आप उसको लेकर चले। जो हम लेगेसी की बात करते हैं वो ये लेगेसी होती है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे आबाओ अजदाद उन्होंने किस तरह से ये जो हम जिस सकाफत को आज हम सेलिब्रेट करें ना कि ये कल्चर है, तो किस तरह से इसकी बुनियाद रखी गई थी, किस तरह से वो इन दिनों को मनाते थे। ये सारी, ये अजरक कहाँ से आई, ये टोपी कहाँ से आई, ये सकाफत कहाँ से आई, किसी भी सूबे की अगर है तो ज़ाहिर है ये हमें तारीख से पता चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, तारीख को बिल्कुल भूल जाते हैं और वो कहते हैं जी हिस्ट्री से हमारे क्या लेते हैं, हम तो प्रेजेंट में रहने वाले लोग हैं और हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, आपको पास्ट में जाना पड़ता है, सो दैट आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकें और आप अपने प्रेजेंट को बेहतर कर सकें और आप अपने ताकि फ्यूचर बेहतर ऑटोमेटिकली हो जाए, फ्यूचर को प्लान कर सकें। ये सादा सी बात है ना। अगर तारीख एक से बस लफ्ज़ पे हम गौर करें, ये क्या है? ये माजी का आईना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें कि माजी का आईना तो है, लेकिन मुस्तकबिल का रास्ता भी, जैसा सबीन ने जिक्र किया कि कैसे हम अपने तारीख को देखते हुए अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं वी लिव फॉर अ डे, दैट्स फाइन, परफेक्टली ओके, लेकिन जो माजी है उसको हम भूल नहीं सकते। अच्छा, माजी की जब हम बात करते हैं, माजी में किया गया अच्छा फैसला और उसके समरात ज़ाहिर हम सारा सबके सामने होते हैं और वो देखते हुए हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। इसी तरह खुदा ना खास्ता जब कोई गलती हो जाती है, माजी में की गई कोई भी गलती और उसका जो खुमियाजा हमने भुगता होता है, तो अभी मौजूदा वक्त में अगर हमने कोई फैसला करना होता है, कोई एक्ट करना हो, तो हम सोचते हैं कि अच्छा मुस्तकबिल में जो किया था उसकी वजह से क्या हुआ था, दैट डिफाइंस आवर टुडे और ज़ाहिर अल्टीमेटली दैट डिफाइंस आवर फ्यूचर, व्हिच इज ओके। बिल्कुल ऐसा ही है शुएब, और जाहिर सी बात है आज आगे शेयर के शो में हम बात भी करेंगे इस हवाले से। आपकी कोई सवाल हो, वो सवाल हमें ज़रूर आप व्हाट्सएप करें, सो दैट हम अपने एक्सपर्ट से वो जो है वो उसके जवाब जान सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं जनाब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आज राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है, वो क्या है आप सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। कल 1 दिसंबर दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद ज़ाहिर है अवेयरनेस है, और अगर मैं इसके थीम की बात करूँ, जो इस साल का थीम था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट।
जब हम एड्स की बात कर रहे हैं, हम HIV की बात कर रहे हैं, चूँकि हमें समझना भी एक तो डिफरेंस क्या है HIV में और एड्स में, और दूसरा जब हम इसके फैलाव की बात करते हैं, इसके बचाव की बात करते हैं, बहुत से ऐसे सवाल हमारे जहनों में आते हैं जिनका जवाब तलाश करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबीन, अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, हम अपने बचपन की बात करें, हम इवन टीवी पे चलता ऐड भी देखते थे कि एड्स लाइलाज है। लेकिन आज के दौर जो है उसमें हम देखते हैं कि मेडिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब इसे कहा जाता है कि एड्स काबिल इलाज है, कंट्रोल किया जा बिल्कुल सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसकी अवेयरनेस पर काम हो सकता है, पाकिस्तान में इसका इलाज कहाँ कहाँ पर होता है, और ये जो एक मिथ है कि इलाज बहुत महंगा है, क्या वाकई ऐसा है? कि पाकिस्तान में तो चूंकि यही सुनने में आया कि फ्री इलाज है, कि वाकई फ्री इलाज अगर है तो कहाँ पर हो जाता है? इनफैक्ट इस बारे में बात भी नहीं होती है। ये भी है कि मरीज खुद भी बाज़ औक़ात अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो भी गए लेट्स सपोज, तो आप जा नहीं रहे होते इलाज के लिए या अपनी टेस्टिंग के लिए। जाहिर सी बात है ये जो मिथ है इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपकी ज़िंदगी नहीं बच सकेगी। बिल्कुल, हमें इस पर ज्वाइन किया डॉक्टर उमैर मलिक साहब ने। आप ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वज़ारत सेहत। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, एड्स और HIV, हम इसी से बुनियादी सवाल से आएंगे, क्या फ़र्क होता है दोनों में? जी, बुनियादी तौर पे एड्स एक सिंड्रोम का नाम है जिसे एक्वायर्ड किया जाता है, और HIV एक वायरस का नाम है। जब भी किसी शख्स को इसका एक्सपोजर होता है वायरस का, तो इनिशियली हमसे कहते हैं उससे HIV हो गया है, वायरस का एक्सपोजर हो गया है, और उसको तकरीबन अगर वो इलाज ना कराए 8 से 10 साल लगते हैं उस सिंड्रोम में जाने के लिए जिसमें बीमारियां डेवलप होती हैं। अगर इलाज ना करवाएं, और अगर इलाज करवाएं तो वो सारी ज़िंदगी बिल्कुल आम इंसान की तरह नॉर्मल गुजार सकता है। तो इसलिए अर्ली तशख़ीस में बुनियादी चीज़ है। अगर अर्ली तशख़ीस होगी तो एक तो वायरस का फैलाव रुक जाएगा बॉडी के अंदर, और फिर ये इंसान किसी दूसरे के अंदर एड्स मुंतकिल नहीं कर सकेगा। दूसरी बात मैंने बताया कि ये ह्यूमन वायरस है, जो वर्ड नहीं एक्वायर्ड, एक तो ये हासिल किया जाता है, दूसरा ये HIV ह्यूमन वायरस। तो ये वायरस नज़ले से, ज़ुकाम से, खांसी से, सांस लेने से, छूने से, गले मिलने से, मुसाफा करने से नहीं फैलता। ये सिर्फ मैंने बताया कि खून की रतूबतों से फैलता है, इसलिए इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोविड नहीं है, ये फ्लू नहीं है, ये TB भी नहीं है कि खांसी से फैल जाए। सो इसलिए इसके बारे में जो हमारा रवैया है वो मस्बत होना चाहिए। 100% काबिल इलाज है अगर अद्वियात इस्तेमाल की जाए, एक गोली खानी, दैट्स इट। अच्छा, कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है? जी, वायरस का फैलाव रुक जाएगा, और ये इंसान बिल्कुल, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन है, आपके अंदर वो वायरस रहेगा, आप शेड नहीं कर रहे होंगे जी, उस वायरस से आपको नुकसान स्प्रेड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको बहरहाल एहतियात ये करनी है कि आपने उस मेडिसिन को मुसलसल इस्तेमाल करना है। जैसे हम डायबिटीज़ में देखते हैं सभी के इंसुलिन का इस्तेमाल है, या HIV या हाइपरटेंशन में हम देखते हैं कि आप मेडिसिन ले रहे हैं। मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, तमाम काम कर सकता है, वो जॉब कर सकता है, वो पढ़ सकता है, कैन गेट मैरिड, अगर माँ है तो वो कंसीव कर सकती है, वो डिलीवर कर सकती है। तो ये अब जो 90s में एक मिथ थी कि ये लाइलाज है, ये 100% काबिल इलाज है, क्योर नहीं है। लाइक ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर है, उसमें आपको एहतियात भी करनी है और अद्वियात भी लेनी है। कंट्रोल किया जा सकता है इसको, थ्रू आउट इसके सिम्टम्स को आप कंट्रोल करेंगे ताकि आप नॉर्मल जिंदगी जो है वो आप गुजार सकते हो। अच्छा, आपने जिस तरह बताया, सॉरी आपकी बात में काट रही हूँ, बट पिछली बात से मैं लिंक करूंगी कि माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। माँ से बच्चे में हो सकता है अगर माँ दवाई ना ले रही हो। ठीक है, अगर वो दवाई अगर माँ दवाई ले रही है तो ऐसी, अब हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं कि माँ से बच्चे को नहीं हो सकता, लेकिन माँ का दवाई लेना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता अगर माँ ने दवाई नहीं ली तो फिर बच्चों में हो सकता है। उसके लिए फिर हम बच्चों को अद्वियात देते हैं और फिर उनका टेस्ट करते रहते हैं कि बच्चा नेगेटिव है तो फिर दवाई बंद कर देते हैं, और खुदा न खास्ता बच्चा पॉजिटिव है, अद्वियात देनी पड़ती हैं। और दुनिया भर में माँ से बच्चे का ट्रांसमिशन रुक गया है, क्योंकि माँ दवाई मेडिसिन ले रही है। अब सर, पाकिस्तान में हमने अवेयरनेस पे कितना काम किया है? जैसे हमारे बच्चे की सेहत से मुतालिक भी हम ये जिक्र कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इलाज की हम बात करते हैं, चूँकि ये भी सुनने में आया पहले कि बहुत महंगा है इलाज, लेकिन जिस तरह हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर कि पाकिस्तान में सेंटर्स भी हैं और इलाज भी मुफ्त है और दवाई भी फ्री है, लाइफ लॉन्ग फ्री मेडिसिन। थोड़ा इस पर डिटेल से बात कीजिएगा। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, जैसे कोई भी बीमारी है उसका इलाज, इस तरह HIV एड्स का इलाज 100% मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान के मुल्क भर में 94 सेंटर्स इस वक्त हैं, और जो चारों सूबों में हैं, गिलगित में है, AJK में है, मुजफ्फराबाद में है, और ये पंजाब के तकरीबन तमाम DHQs, तमाम 45 सेंटर्स पंजाब में, 94 सेंटर्स का मतलब ये कि पूरा पाकिस्तान कवर्ड है। और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ रही है हम अपने क्लिनिक्स में इजाफा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इनकी अद्वियात 100% फ्री है, क्योंकि इसका इलाज लाइफ लॉन्ग है, इसलिए ये, और अद्वियात ये बाहर से आती हैं,
तो ये सारा कुछ हुकूमत पाकिस्तानी, और इसकी तशख़ीस भी, इसके कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं, CD4 PCR वायरल लोड होता है, ये सारे के सारे टेस्ट और अद्वियात हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी सूबाई वज़ारत सेहत के साथ मिलकर तमाम क्लिनिक्स में मुहैया किए हैं, जो लाइफ लॉन्ग उनको दी जाती है। तो ये जो आम बीमारी नहीं है, इसका इलाज भी मौजूद है और फ्री मौजूद है। सिर्फ ये कि हमने मरीज़ को ढूंढना है टेस्ट करके, और उसके साथ हमारा रवैया ये है कि उसको हम काबिल इलाज समझें और उसको लिंक कर दें किसी फैसिलिटी से। सही जी डॉक्टर साहब, टेस्ट तो ज़ाहिर है तभी होगा जब कोई सिम्टम्स डेवलप होंगे और खुद मरीज़ जाएगा डॉक्टर के पास। सो अब थोड़ा सा ये भी बताइएगा, क्या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं इसके कोई, और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर क्या ऐसी आप अपने अंदर अलामात देखें कि आप टेस्ट करवाने के लिए जाएं? इसमें दो चीज़ें हैं। जो इनिशियल एक्सपोजर होता है, किसी को सिरिंज से हो गया या ब्लड से हो गया अनसेफ, तो इनिशियल एक फ्लू लाइक सिम्टम होता है, लेकिन कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ नहीं होती अनलेस वो आदमी, वो इंसान HIV से एड्स में चला जाए, जो 8 से 10 साल लगते हैं। जब वो 8 से 10 साल तक इलाज नहीं करता, तो उसका जो बॉडी के अंदर WBC का निज़ाम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कंट्रोल करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है। तो आम चीज़ें जो हमारे गले में जरासीम हैं, उसकी वजह से बार बार रिपीटेडली उसको चेस्ट इन्फेक्शन होगा, निमोनिया होगा, डायरिया होगा, स्किन इन्फेक्शन होंगे, कैंसर्स होंगे। जब आपकी बॉडी के अंदर फाइट करने की सलाहियत नहीं होगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर, हमारे पास एड्स के मरीज़ TB के साथ आते हैं, क्योंकि उसमें 30% टाइम ये कि उसे TB हो जाएगी, और पाकिस्तान दुनिया में TB का 5वां बड़ा मुल्क है। सो इसलिए HIV की जो अहम चीज़ ये कि हम रिस्क को मिनिमाइज़ करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि इन चीज़ों से, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि गैर महफूज इंतकाल खून और सिरिंजेस और ड्रिप्स, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक़ है लोगों को। फ़ौरन से डॉक्टर से खुद कहते हैं कि हमें ड्रिप लगा दें। जी, और ड्रिप, इंजेक्शन और ब्लड, इन तीनों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा, जब इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा नई सिरिंज पे इसरार किया जाए, नए ड्रिप सेट पे इसरार किया जाए, और ब्लड हमेशा महफूज, जिसको कहते हैं, चारों सूबों में हमारे हेल्थ केयर कमीशंस हैं, महफूज इंतकाल खून जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ना, वो इंतकाल खून कराया जाए, तो इंशाल्लाह एज नहीं होगा। लेकिन फिर भी देर आर सर्टेन, जिसे हम कहते हैं गैर महफूज रवैये। दुनिया भर में नशा होता है, और नशा जो इंजेक्शन के ज़रिए होता है, वो सबसे बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान में। अभी तक पाकिस्तान में जो हमारे पास स्टैट्स हैं, सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो नशे के ज़रिए, जो लोग एक दूसरे से, क्योंकि वो सिरिंज आपस में ना शेयर करते हैं। सो एक आदमी और HIV होगा, जितने लोग उस सिरिंज को शेयर करेंगे। और इसी तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि माँ से बच्चे भी, अगर माँ ट्रीटमेंट नहीं लेगी तो बच्चे में भी हो सकता है। जी। अच्छा, क्या ये वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही होता है, यानी जो ट्रांसमिशन है ज़ाहिर है कि किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा है, जाके समहाउ कुछ टाइम के लिए किसी इन्वायरमेंट में भी हो सकता है? जी, ये वायरस इस लिहाज से, जैसे हमने अब इसका नाम बताया था कि ये ह्यूमन वायरस है, बिल्कुल, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो एक बात बड़ी क्लियर है और सबको समझनी चाहिए कि ये इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। विद इन सर्टेन आवर्स ये कहीं पे भी पड़ा होगा सरफेस पे, तो ये मर जाएगा। ठीक। लेकिन इसका चूँकि स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन है, इसलिए मैंने बताया ब्लड्स और ब्लड की सीक्रेशंस, जितनी हमारी सीक्रेशंस हैं, उनके ज़रिए ये फैलता है। तो उस दौरान अगर हम एहतियात कर लें तो ये इसका फैलाव रुक सकता है। क्या ये मुमकिन होता है कि आपका एक्सपोजर हुआ इस वायरस से, और चूँकि आपने कहा कि 8 से 10 साल का अरसा लगता है HIV से एड्स तक जाने में, जी, क्या ये मुमकिन होता है कि किसी का एक्सपोजर हुआ HIV से, उससे मालूम ही नहीं हुआ, 8 से 10 साल गुजर गए, बिल्कुल ठीक लाइफ चलती रही, और बिल्कुल एंड पे आके मालूम हुआ कि अब उसे एड्स है? जी, ये बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे पास पाकिस्तान में लेट रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग नशा करते हैं उन्हें पता होता है कि हमें रिस्क है, वो उनके लिए प्रोटोकॉल ये कि हर 6 महीने बाद वो टेस्ट करवाएं। तो वो उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि कोई आप में रिस्क ज़्यादा है। पाकिस्तान में 38% जो है ना नशा करते हैं सिरिंज के ज़रिए, उनमें 38% है, तो इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप बार बार टेस्ट करवाएं, और उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ है कि हॉस्पिटल के अंदर अगर HIV का मरीज़ है और किसी को प्रिक हो जाए, तो विद इन 72 आवर्स तक हमारा डॉक्टर नर्स उसको हम दवाई दे देते हैं 1 महीने के लिए। तो आज तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सो इट्स लाइक अ प्रिवेंशन। अगर किसी को खुदा न खास्ता एक्सपोजर हो जाए और वो विद इन 3 डेज़ 72 घंटे के अंदर हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में रिपोर्ट कर ले, जो अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद हैं, तो 28 दिन की दवाई देते हैं, और उसके बाद उस शख्स के अंदर 100% किसी में भी रिपोर्ट नहीं हुआ। सो हमारे पास अगर खुदा न खास्ता एक्सपोजर भी हो जाए तब भी बचाव का तरीका है। अच्छा, लेकिन ऐसा जी, हाँ सर, डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अहम बात यहाँ पे की है कि लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं अच्छा एक दफ़ा बस कांटेक्ट हो गया वायरस से, उसके बाद बस आपको इसे कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, कि आपको प्रिक हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप गए डॉक्टर के पास कि जी मुझे लग गया, मेरा ख्याल है कि वो HIV पॉजिटिव था, या मुझे नहीं पता वो कौन था,
तो विद इन 70 उसमें सिर्फ अहम चीज़ ये है कि जो मुझे फ़ोन आते हैं कि मैं फ़ौरन को लिंक करता हूँ। और हमने कोशिश की है कि वीकेंड पे भी, ईद पे भी हमारे पास बैकअप में अस्पताल में जो हमारे 94 क्लिनिक्स में वो दवाइयाँ मौजूद हों। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, 8 से 10 अरसे की जिस तरह आपने बात की है, ऐसे में ज़ाहिर है बीमार इंसान होता ही है और ब्लड टेस्ट सिंपल कभी डॉक्टर लिख के दे देते हैं, इन्फेक्शन होगी या कुछ और। क्या थोड़ा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कोई सिंपल ब्लड रिपोर्ट से, क्योंकि डायरेक्ट तो आप एड्स का टेस्ट नहीं करवा रहे होंगे, या फिर स्पेसिफिक टेस्ट से ही ये आइडेंटिफाई हो सकता है? नहीं, ये आम ब्लड टेस्ट से नहीं हो सकता जब तक हमारा फिजिशियन ये सोचेगा नहीं कि इसमें हम HIV का टेस्ट करें। इसमें दो चीज़ें, कोई चीज़ें ऊपर नीचे मैं कह रहा हूँ, इसमें बुनियादी चीज़ HIV टेस्टिंग ही है। उसमें दो चीज़ें, एक आपने मरीज़ की हिस्ट्री लेनी है, वो बताएगा कि मैं नशे का आदी हूँ, मैं टीकों से सिरिंज करता हूँ, या मुझे ब्लड लगा था एक्सीडेंट में और वो शायद महफूज नहीं था, देहात में था, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में नहीं था, उसे पता नहीं है कि हुआ, या एक्सीडेंट हुआ था, ये खातून का सिजेरियन हुआ था 10 साल पहले, उसे पता नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं। दूसरा, डॉक्टर ने देखना मरीज़ हर महीने बच्चा ये बड़ा आ रहा है डायरिया के साथ, और वो डायरिया ठीक नहीं हो रहा, उसे हर 15 दिन पे निमोनिया हो रहा है, उसे बार बार स्किन इन्फेक्शन हो, एक ट्रीट करता है तो दूसरा हो जाता है। सही। तो जब ये अलामतें किसी में बार बार हों तो हमारे फिजिशियन को एक हिस्ट्री है और ये रिपीटेड सिम्टम्स हों तो फिर हम टेस्ट कराते हैं। अच्छा, और ऐसे में कुछ तो आपने गलत तस्वुरात का खुद जिक्र भी कर दिया, लेकिन अदरवाइज जो हमारी सोसाइटी में जनरली मिथ्स कॉमन है, वो क्या मिथ्स हैं जिनको आप लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, एड्स एक माशरती रवैया भी है इसमें, जो आम तौर पे हमारे यहाँ मशहूर है किसी भी बीमारी में। लाइक कोविड में आपने देखा होगा कि मुसाफा करने से, गले मिलने से, बर्तन शेयर करने से, रूम शेयर करने से, वॉशरूम शेयर करने से, टेलीफोन शेयर करने से ये हो जाता है। ये ऐसा वर्ष नहीं है, इसको आपके ब्लड में जाना है और सिक्रेशन के थ्रू जाना है। मैंने बताया जब तक वो नीडल नहीं जाएगी वो ब्लड में नहीं जाएगा। इसलिए हम जब तक एड्स के मरीज़ को आम इंसान समझेंगे तो उसको वो इलाज के लिए तैयार होगा। और अगर हम उसको धुतकार देंगे कि भाई आपने तो नशा किया तो आपको HIV हो गया, तो वो जब ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो वो तो हज़ारों लोगों को लगाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये वैसे बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब जो अभी आपने की है। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे ब्लड की, के ऑब्वियसली कभी किसी ऐसे एरिया में कोई इन केस ऑफ एमरजेंसी आप अगर आपको ब्लड लगता है तो जाहिर सी बात है उसके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो हम ब्लड देते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, जब स्क्रीनिंग होती है ब्लड की, तो उसमें भी टेस्ट किया जाता है प्रॉपर इसका? हुकूमत पाकिस्तान की जो ब्लड की पॉलिसी है उसमें ज़रूर है हर मरीज़ का कम से कम हैप बी, हेपेटाइटिस जो काला ज़रकान, हैप बी, हैप सी, ठीक है, और HIV के टेस्ट मैंडेटरी है। तो हम जब कहते हैं ना महफूज खून, ये वो खून है जिसकी स्क्रीनिंग हुई हुई हो। सही। और कहीं ज़रा भी सस्पेक्ट हो तो उस डोनर को हम ब्लड कहते हैं नहीं लगाते। तो देखिए जो हम बात कर रहे होते हैं ना ब्लड डोनेशन की, हमेशा कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं आप किसी की जान तो बचा रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी अपनी भी स्क्रीनिंग हो जाती है, हेल्थ स्क्रीनिंग जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, कि अलग से कोई जाकर टेस्ट नहीं करवा रहा होता है HIV के या ओवरऑल हेपेटाइटिस के, जब तक आपको प्रॉपर सालों बाद कोई सिम्टम्स ना आ रहे हो। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आप खुद डोनेट कर रहे हैं तो ये भी एक जरिया है है मरीज तक पहुंचने का। जिन लोगों को पता नहीं होता, जब वो ब्लड देने जाते हैं तो टेस्ट हो जाता है, तो वो टेस्ट होता है, और उनका जब वो रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर वो हम ट्रैक करते हैं कि जी इसको कंफर्म करें, और अगर HIV है तो वो अर्ली पता चल जाता है, वो ट्रीट हो जाता है। एड्स से मुतासरा HIV से मुतासरा शख्स क्या वो शादी कर सकता है? जी, अब जो मौजूदा अद्वियात हैं तकरीबन 2005 से आज तक है, 100% कर सकता है, और हस्बैंड टू वाइफ ट्रांसमिशन नहीं होती अगर वो मुआयना अपने मुतलका डॉक्टर से करवाए। वाइफ टू हस्बैंड ट्रांसमिशन नहीं होती अगर वो अपने जो हमारा मुतलका HIV फिजिशियन है उसके ज़ेरे इलाज हो। वो मतलब ना वायरल सप्रेशन हो जाएगी तो वो नहीं होगा। इसी तरह HIV से मुतासरा माँ अगर दवाई खा रही है तो वो नॉर्मली कंसीव कर सकती है, नॉर्मली डिलीवर कर सकती है। सिर्फ हम अभी जब तक हम कोशिश करते हैं उनको कि अभी दूध ना पिलाएं बच्चे को, लेकिन अद्वियात अगर वो ले रही है तो इट्स क्वाइट सेफ। जो HIV के बारे में 25 साल पहले मिट्टी के इलाज है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 100% काबिल इलाज है। और द ओनली थिंग इज़ टाइमिंग्स। ओके, जितना अर्ली आप करेंगे ज़रा उस पर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हैं। लास्टली बस ये बता दें, जैसे कोविड में या जनरली हम जितनी भी ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं हम ये बात करते हैं कि चेन को ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस केस इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ज़ाहिर है वो शख्स ढूंढना, सस्पेक्ट को ढूंढना और फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आना ताकि चेन को हम ब्रेक करें, बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। हम क्या कर रहे हैं इस मामले पे कि हम चेन को ब्रेक कर पाएँ, चूँकि ये तो हमें मालूम है कि कहाँ पे या किन कम्युनिटीज़ में ज़रा ज़्यादा चीज़ें वल्नरेबल हो सकती हैं। इसमें दो चीज़ें, एक हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट एज अ प्रिवेंशन। जैसे ही कोई पेशेंट दवाई शुरू कर दे विद इन 90 डेज़ उसका हम PCR कराते हैं, जो हमें पता चलता है कि अब इसका वायरल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये शख्स अब HIV पॉजिटिव तो है लेकिन ना इसे एड्स होगा
और ना ये अपने ख़ानदान में या किसी को फैलाव का ज़रिया बनेगा। हाँ, ये ब्लड नहीं दे सकेगा, सिर्फ ये चीज़ है, ये शख्स नॉर्मल जॉब कर सकेगा। दूसरी बात बताइए कि जो कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिनके दिन ख्वाजा सिरा हैं या जो हमारे इंजेक्शन के ज़रिए नशा करते हैं, उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन कम्युनिटीज़ में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ जो मुकामी NGOs के साथ मिलकर हम हर 6 महीने में ज़रूरी एक दफ़ा उनका टेस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसकी हम खामखा रिपीटेड टेस्टिंग करते हैं, उससे सिम्टम हो या ना हो। और ये तो हमारी कोशिश भी है ताकि हम उस चेन को ब्रेक कर सकें, और ज़ाहिर है अल्टीमेटली गोल यही है कि एक नए केसेस रिपोर्ट ना हो, नए केसेस सिस्टम में ऐड ना हो, ताकि पुराने को तो हम ट्रीट करते चले जाएंगे, बस नए ऐड ना हो। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे साहब मौजूद हमसे गुफ्तगू करते। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा खानों की बातें हो जाए, खानों की बातें हो जाए। आपको कैसे पता चला कि मुझे सख्त भूख लग रही है? आपको हर वक्त क्योंकि भूख ही लगी रहती है, तो नहीं, खाना खाने से पहले भूख लगती है मुझे। आपको खाना खाने के बाद भी लगती है। वैसे मीठा खाया नहीं, आपने अगर नमकीन खाया हो तो आपको चटपटा चाहिए होता है, चटपटा खाया हो तो आपको फिर मीठा चाहिए होता है, मीठा खा ले तो दोबारा आप कहते हैं मीठा बहुत ज्यादा हो गया, आप जरा जरा नमकीन खाना। शुक्र आपने ये नहीं कह दिया कि आप पाकिस्तानी खाएं तो आपको चाइनीज की क्रेविंग होती है, चाइनीज खाएं तो चाइनीज आपको चाहिए होता है। वही बात बता रही हूँ, चटपटे खाने तो आप पाकिस्तानी खा लें और बाकी कुजीन जाहिर सी बात है तो टेस्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो अब जाहिर सी बात है, अब इतना आसान हो गया है कि आप एक क्लिक करते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं, ठीक है, और आप खाना ऑर्डर करते हैं। मुझे एक बात करने दी जैसे में, मुझे एक बात याद आ गई है। जी मेरी पुरानी कोलीग थी आपकी तरह जी, बड़ी अच्छी कोलीग थी जी। नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। पहला लेटर नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, नाम का पहला लेटर नहीं नाम नहीं। चलिए आप बात करें, मैं गेस कर लूंगी। हुआ ये कि उनकी नई नई शादी हुई जी, तो शादी के बाद हमारे घर किसी वक्त वो बैठी हुई थी, मैं और मेरी वाइफ बैठे, हम गपशप लगा रहे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे हस्बैंड को चाय की तलब होती है मैं फौरन ऑर्डर कर देती हूँ। मतलब बनाती नहीं, चाय ऑर्डर कर ऑर्डर फौरन। अच्छी बात है। कितनी सुघड़ नहीं, मतलब हेल्पर को ऑर्डर कर देती है, बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है चाय ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है जी। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो देखें, मैंने अपने लाइटर नोट ये बात की है, डिस्क्लेमर। चलें जी, ये लेकिन आप नाम देखें ना बता कि रहे। चूंकि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है ना, ऑनलाइन ऑप्शंस है ना, मैं कहना चलें जी, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शेफ से जो कि मज़ेदार खाने बनाती हैं। ऑनलाइन उनका फूड बिजनेस है, और क्या मज़ेदार, जो आप बात कर रहे थे ना कुजीन्स की, तो क्या पाकिस्तानी कुजीन्स बनाती हैं, क्या इटालियन बनाती हैं, और क्या चाइनीज़ बनाती हैं, कि बस खाने वाले खाते क्या बात है। और 7 साल से वो ऑनलाइन फूड के इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, ज़बरदस्त उनका काम चल रहा है माशाल्लाह। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत से लोग जानते हैं उनको, क्योंकि ज़रा इन ट्विन सिटीज़ में उनका ज़्यादा काम है। एट द सेम टाइम अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या आजकल हम देखते होते हैं कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि फूड स्टॉल्स भी लग रहे हैं, वहाँ पे भी वो जाती है, उनके खानों की धूम होती है। सो कुछ को पाकिस्तानी ज़्यादा पसंद आते हैं, कोई चाइनीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, एंड देन इटालियन कुजीन्स एज वेल। आज आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में हम बहुत सारी, मतलब हम देख रहे होते हैं ख़वातीन या मर्द, कोई स्पेशली हम ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो कहती है ना कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। लोग भी आते हैं तो कहते हैं जी ये इसके हाथ में बहुत जायका है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने स्टार्ट किस तरह से लेना है। तो आज जरा ये जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी रोजीना कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोजीना साहिबा, 7 साल का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपको भी क्या लोग आकर यही बात कहते थे कि आपके हाथ में बहुत जायका है? जी बिल्कुल, मुझे असल में शादी से पहले से ही कुकिंग का शौक़ था, और ये शौक़ मुझे बचपन से था। जब मैं छोटी थी तो मैं रेडियो पे डिफरेंट रेसिपीज़ सुनती थी उस टाइम पे। तो व्हेन आई वाज इन कोयटा, तो एक चीज़ मैंने वो की थी, रेडियो पाकिस्तान के उससे रेसिपी मैंने नोट की थी, कोई सेब के पकौड़े टाइप के चीज़ थी जिसको आजकल फ्रिटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो मैंने उस टाइम पे ट्राई की थी जब मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास, इस तरह का था। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट चीज़ें अखबारों से मैंने, क्योंकि उस टाइम पे इतना ये कुकिंग शोज़ वगैरह तो होते नहीं थे, तो फिर डिफरेंट अखबारों से, रिसालों से रेसिपीज़ देखनी और उनको ट्राई करना, वो मैं बनाती रहती थी बहुत यंग एज से ही।
लेकिन फिर जब मैंने मेरी शादी हो गई, एफएससी में के बाद मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपर जो है वो कुकिंग के उसमें आ गई। फिर चीज़ें बनानी, फिर लोगों को खिलानी, अपने इन लॉज़ को खिलानी, उन्होंने एडमायर करना, मेरे पेरेंट्स ने, बाकी जितने मेरे जानने वाले थे उन्होंने वो करना। तो मेरे दिल में ये शौक़ होता था कि मुझे इसको एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहिए। बट एट दैट टाइम आई वाज इन केपी, तो मेरे पास इस तरह के कोई वो नहीं थे, सहूलियात नहीं थी, या कोई ऐसे इदारे मेरे पास नहीं थे कि मैं जाती और वहाँ से कुछ सीखती और आगे इस चीज़ को बढ़ाती, प्रोफेशनली लेके चलती। तो फिर उस टाइम पे मैंने एज ए एजुकेशनिस्ट काम किया, डिफरेंट इदारों में काम किया, एज अ प्रिंसिपल भी मैंने काम किया। बट जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, तो फिर मुझे वो जो मेरे अंदर एक शौक़ था वो दोबारा से जागा। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उस टाइम पे तो मैं ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है और मुझे सीखना चाहिए, और ही विलिंगली अलाउ मी। तो बस उसके बाद से फिर ये सफ़र शुरू हो गया। मैंने सर्टिफिकेशन की, उसके बाद फिर मैंने अपना ऑनलाइन पेज बनाया। और सर्टिफिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं? जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है सब लोग करते हैं, लेकिन जब तक अगर आपके पास एक प्रॉपर डिग्री नहीं है तो आप किसी को ये नहीं बता सकते कि भाई मैं कितना जो हूँ क्वालिफाइड हूँ या क्या हूँ ना। तो वो एक चीज़ मांगते हैं, देखते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप कहते हैं तो फिर तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप में एक चीज़, बहुत से हम देखते हैं, हमारे पास ऐसे शेफ़्स भी हैं, ऐसे बंदे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनके पास कोई एक सर्टिफिकेट होता नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो ये नहीं बता सकते कि मैंने कहाँ से काम किया है, कहाँ पे मैंने इतना अरसा जो है एक्सपीरियंस गेन किया है। तो उस पे तो वो काउंट करता है। लेकिन अगर आपने किसी को कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, अपना ही कोई सेटअप चलाना है, वो करना है, तो और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप चला सकते हैं। बट अगर आपने आउटसाइड कंट्री जाना है या कहीं और वो करना है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जाहिर सी बात है, स्पेशलिटी अगर आपकी एक है तो वो फिर आपको उसके लिए स्पेशली सीखना होगा। बिल्कुल ये है, क्योंकि हम नॉर्मली तो हम घर में कुकिंग कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे उसके SOPs और सब कुछ होते हैं वो हमें नहीं पता हमारा होता। पाकिस्तानी खाना नहीं, चाइनीज़, हमारा पाकिस्तानी चाइनीज़ जी बिल्कुल, वो तो हमारा जो अब हमने अपने उसमें टेस्ट वो कर लिए हैं ना, पाकिस्तानी स्टाइल में, पाकिस्तानी टच होता है। वैसे कि आपका अगर हम खा रहे हैं तो हम ज़्यादा अपने खानों, क्योंकि मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ कि जब तक आप उसको पाकिस्तानी टेस्ट थोड़ा सा नहीं ऐड करेंगे कि लोग पसंद करें उस खाने को ज़्यादा से ज़्यादा, सो उसका फिर फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा है, क्योंकि फ़ायदा ऐसे है कि एक तो हमारे जो है लोकल कुजीन में भी ऐड ऑन होता जा रही हैं चीज़ें, वही चीज़ें, और टेस्ट जो है वो भी साथ में डेवलप हो रहे हैं। लोगों का टेस्ट अगर वो प्योर एथेंटिक चाइनीज़ और इटालियन का नहीं है तो हम उसको अपना देसी टच दे के उससे नियर बाय की तरफ हम जाते हैं। मेजॉरिटी तो हमारी यही है ना। जी बिल्कुल। पिज़्ज़ा की जब बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हम कह रहे होते हैं ये तो मतलब आप जाकर कहीं और पिज़्ज़ा खाएंगे तो ये तो वो पिज़्ज़ा ही आप, और स्पेशली अगर आप जाके खा रहे हो आप इतने शौक से नहीं खाएंगे जिस शौक से आप यहाँ पे खाते हैं। हमारा टेस्ट डेवलप है ना हमारे पाकिस्तानी टच के हिसाब से, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बात आपने की ना ऑथेंटिक टेस्ट, अब जिन लोगों को ऑथेंटिक टेस्ट की क्रेविंग होती है, भले वो नीश है, बहुत कम लोग हैं जिनको वो रिक्वायर्ड होगा, बट स्टिल वो हैं, तो सही हमारे यहाँ बिल्कुल हैं। सो वो चाइनीज़ हो या इटालियन हो, जिनको ऑथेंटिक कुजीन्स चाहिए, तो क्या आपके जो खाने हैं वो पाकिस्तानी टच के साथ हैं या कोई ऑथेंटिक टेस्ट के साथ? नहीं, मेरे ऑथेंटिक टेस्ट के साथ भी हैं, और अकॉर्डिंग टू टाइम जो मेरे कस्टमर की नीड होती है उसके मुताबिक भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं कस्टमाइज्ड काम करती हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के मुताबिक पे काम करती हैं। जी बिल्कुल। मैं और इवेंट पे मैं लाइव कुकिंग करती हूँ, तो वहाँ पे जितना ऑडियंस होता है, जो उनकी डिमांड होती है, आंटी स्पाइसी कर दें, आंटी यूँ कर दें, आंटी यूँ कर दें, तो वो फिर मैं उनके टेस्ट के मुताबिक ही करती हूँ। बेसिक जो मेरी अपनी टेक्निक है वही होती है, बट उनके टेस्ट के मुताबिक फिर मैं चीज़ उन्हें बना के देती हूँ। चलिए, वो ये अच्छी बात होती है ना कि अगले को कस्टमर सेटिस्फेक्शन जी बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। अदरवाइज तो आपका जितना ऑथेंटिक टेस्ट बेशक हो, सही बात, काम नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रुज़ा साहबा, मैं जिस तरह शुरू में भी बात करी थी कि कितने लोग, कितनी ख़वातीन हैं हमारी, या कितने लोग हैं वो कहते हैं जी हम, उनके हाथ में बड़ा जायका होता है, लोग उनको बता रहे होते हैं, खाने खाते हैं आके वो कहते हैं आपके हाथ में बहुत जायका है,
शुरू किस तरह से किया जाए? जो इस वक्त ख़वातीन बैठी हैं, मर्द हजरात बैठे हैं, कोई भी अगर ऑनलाइन फूड बिजनेस एज अ प्रोफेशन कुकिंग को लेकर चलना चाह रहा है तो वो कैसे लेके चल सकता है? सबसे पहले तो करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक बंदे में करेज ना हो तो वो इस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ सकता। और जब आपको वाकई ही यकीन है कि मेरे हाथ में टेस्ट है और लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो वाई नॉट फिर आपको उस चीज़ पे स्टेप लेना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें आसान होती जाती हैं। क्योंकि जब आप लोगों में रहते हैं, उनसे आप, ज़ाहिर बात है सिर्फ रहना नहीं होता, उनसे आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। वो आपको अपने टेस्ट के बारे में भी बता रहे होते हैं कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो अगर आप उसको उसी तरीके से लेके चलती हैं तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप इस फील्ड में ना आ सकें। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस भी तो होते हैं ना, हमारे कुछ ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, जैसे ख़वातीन को लेकर, स्पेशली शादीशुदा ख़वातीन को लेकर घर की जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ एक उस औरत पर डाला जा रहा होता है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों की टेक केयर भी आपकी है, हस्बैंड की टेक केयर भी, इन लॉज एंड एवरीथिंग, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देती है इन सम टाइम्स। तो ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी ख़वातीन को, हाउ डू यू थिंक कि ये कैसे एड्रेस हो सकते हैं? ये म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ होती हैं सारी चीज़ें। जब तक आपकी फैमिली, जब तक आपके हस्बैंड, बच्चे सपोर्टिव ना हों, आप नहीं कर सकती हैं ये काम, ठीक है? तो उसके लिए आपका जो बैक पे लोग होते हैं उनका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको करेज देंगे, तो आप आगे बढ़ेंगी। और बढ़ना मुश्किल नहीं होता, बढ़ना बस मुश्किल आप नहीं है। ठान लें। जी बिल्कुल। वी हैव एग्जांपल बिल्कुल। विद आस्टी, जिन्होंने ज़ाहिर है देखें तो 7 साल माशाल्लाह हो गए, लेकिन जो पहला स्टेप होता है वो यकीन तौर पर मुश्किल होता है। उन्होंने इंतज़ार भी किया कई साल, जिस तरह कहा कि एज ए प्रिंसिपल भी काम किया, लेकिन जब वो इस्लामाबाद आई तो उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ अपने शौक के पर्सन, दैट्स हाउ शी डिड इट। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप कुछ नया काम शुरू करने लगते हैं ना, तो इतने सारे लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपको सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि क्या करने जा रहे हो, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, किस काम में पड़ गए हो। ये ऐसे जुमले हमें डिस्करेज करते हैं और ये हम देख रहे होते हैं। आप आज कुछ शुरू करें, आप 4 लोगों से उसका जिक्र करें, एंड देन यूल गेट टू नो कि आपके कितने सपोर्टर वहाँ पे, कोई आपको सिंसियर एडवाइस भी दे रहा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बुरे नीयत से कह रहा होता है, उसको शायद इतना पोटेंशियल नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको पोटेंशियल खुद पता है कि आपके अंदर क्या है। सो दैट आप कम लोगों से शेयर करें, अपना स्टेप लें, अपने पोटेंशियल को देखें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। बस बिस्मिल्लाह करें और आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़ें, कोई बात नहीं, नफ़ा नुकसान ये सब किस्मत की बात है। बेशक। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो राइजिंग पाकिस्तान में फिर कहते हैं खुश आमदीद। समटाइम्स ये होता है कि हम बातचीत कर रहे होते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात होती है, पर जाहिर है फौरन से वापस आना होता है। अच्छा, तो वही देखें शुभ, ये भी होता है ना कि हम बड़े नेचुरल से रहते हैं और बड़े कैंडिड रहना अच्छा भी लग रहा होता है कि गपशप कर रहे हैं, गपशप करते करते आपके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। अच्छा, उसमें ये बात भी, समटाइम्स गेस्ट ऐसे होते हैं हमारे साथ कि जिनके साथ ना आप एक सेकंड में ज़ाया नहीं करते, यू कीप ऑन टॉकिंग, आप कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं उनसे। तो ऐसे ही ज़बरदस्त मेहमान आज साथ मौजूद हैं। मुसव्वरा भी हैं, राइटर भी हैं, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी भी है। अ पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हर पर्सनैलिटी, वो जैसी आती है ना तो बड़े मज़े की वाइब क्रिएट हो जाती है। जब मैंने कहा ना मुसव्वरा भी हैं, राइटर भी हैं, तो 800 से ज़ायद तहरीरें तो उनके अखबार में शाया हो चुके हैं, कई किताबें वो लिख चुके हैं, कई किताबें वो लिख रही हैं, अभी पब्लिश होने के मरहले में है। आज पूछूंगा भी उनसे कि आज की रूटीन क्या है उनकी। पॉडकास्ट भी वो कर रही हैं माशाल्लाह, और इसके साथ साथ एक जो उनकी अपनी जर्नी है ना, एक पर्सनल जर्नी, मैं उसे उसकी अगर बात हो, एज ए कैंसर सर्वाइवर जो उनकी अपनी जर्नी है वो बड़ी इंकरेजिंग है। उस पर किताब भी उन्होंने लिखी है, राइजिंग अबव, वो उनकी नई किताब है, द लेटेस्ट बुक। आज मैं उस किताब से मुतालिक भी उनसे बात करूँगा। शीरे ग़ैबा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? हाँ, काफ़ी चीज़ें आप कर बहुत कुछ रही है ना। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को टाइम दे रही हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अभी मैं 2 महीने अमेरिका गई हुई थी, थोड़ा सा ब्रेक ली। अब मैं दोबारा वापस अपना टेम्पो बनाने के मरहले में हूँ, हर चीज़ सॉर्ट आउट करके। मैंने एक बड़ी दिलचस्प किताब पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट्स। तो अब मेरा दिल है कि ये मुझे मालूम है कि द राइट बुक कम्स टू यू एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। सो ये बुक मेरे राइट टाइम इन माई लाइफ आई है, और मैं एक अपनी ज़िंदगी को अब थोड़े ठहराव के साथ करना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये जो बुक्स हैं, अभी मेरी राइजिंग अबव शाये हुई थी, और मैसेज फ्रॉम द ईस्ट पिछले साल हुई थी। अब मैं आगे चल रही हूँ, और
मेरी एक और लाइनअप है, मेरा एक और भी चीज़ है कि बताना नहीं चाहिए, जो चीज़ आपने करना है ना उसको बोलना नहीं चाहिए। वो जिसे कहते हैं ना जिंक्स हो जाता है। जब मैं अखबार में भी काम कर रही थी तो अक्सर लोग पूछ रहे थे अच्छा आजकल किस चीज़ पे लिख रही है, वो कभी नहीं बताना। नजर लगती है, दैट्स नज़र भी है, दूसरा आपका जो अंदर भरा हुआ होता है ना, एक मोमेंटम सा बना हुआ होता है, ओके, वो थोड़ा सा डिफ्यूज सा हो जाता है। जब आप उसको बात कर चुकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है। सो यू वांट कि यू गिव योर बेस्ट टू दैट तो प्रोजेक्ट। वो जो ये देखिए राइटिंग भी एक तरह से एक एक्सप्रेशन है ना जो बिल्कुल, आपके अंदर है। बिल्कुल। आपने अगर बोल के एक्सप्रेस कर दिया तो फिर आप लिखेंगे क्या? तो सारा Exactly. गुबार जो है हाँ। वो आपने निकालना होता है कलम के जरिए। सो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले भी हम वैसे ये जिक्र कर रहे थे कि जब भी आप कोई नया काम भी शुरू करने लगे, आपने अगर ठान लिया कुछ करने की, तो कम से कम लोगों से शेयर करें। Exactly. आपके वेल विशर्स बड़े कम होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस वेल विशर वाली मामला मुझे बिल्कुल अच्छा। बहुत ज़्यादा वेल विशर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ऑल ब्लेस्ड, हमारे लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं और हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। और पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद इतना दुआओं की हकदार नहीं हूँ जितना मुझे मिलती है। तो अल्लाह का बड़ा करम है इस लिहाज से, हर एक बहुत दुआएं करता है। सो आजकल बेसिकली अच्छा वो कर रही थी, तो मैं जब ISBN नंबर लेने गई नेशनल लाइब्रेरी, तो उधर रियाज साहब हैं, उनसे बात हुई तो कहते हैं नहीं बस आप सब कुछ छोड़े, ऑटोबायोग्राफी लिखें। ओके कहते कुछ नहीं आपने और करना, सिर्फ ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। जबरदस्त। तो मैंने कहा ओके, लेकिन बोरिंग। अच्छा मैं तो पैदा हुई तो फिर स्कूल गई तो फिर बोरिंग नहीं करना। जैसे पढ़ने वाले को भी वैसे बोरिंग लगना शुरू हो जाए, कोई क्या करे, कोई कब पैदा हुआ था। एग्जैक्टली तो वो तो फिर ये कि इट हैज टू बी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड व्हाई डज अ पर्सन वांट टू नो एनीथिंग अबाउट यू। तो बेसिकली आई फील कि जो रीडर है ना, दैट पर्सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और दूसरा ये कि हमारा जो रीडर है बहुत ब्राइट, बहुत रिफाइंड, बहुत एडुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको बेवकूफ़ ना समझें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इट्स नॉट कि वी आर एडुकेटिंग देम, इट्स वी आर शेयरिंग एन एक्सपीरियंस विद देम, और उसमें से शायद अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो राइजिंग अबव, थोड़ा सा इस किताब पर आते हैं अब। ये भी आपकी रिसेंटली पब्लिश जी, हुई है ना? दिस वाज अ बुक। मेरी कैंसर हुआ था लास्ट टाइम, मैं याद कर रही थी, आज से एग्जैक्टली मेरे ख्याल 2 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही मैं आई थी, और वो मेरा 4th डे था सर्जरी के बाद। यस आई रिमेंबर, आपने जिक्र किया था। तो मुझे हंसी बहुत आ रही थी उस प्रोग्राम में, इसलिए कि वो उसका एक ख़ास एक चीज़ होती है जो बॉडी के साथ अटैच्ड होती है, तो वो मैंने पीछे छुपाया हुआ था। तो एनी हाउ, तो ये जो है ये मेरी पूरी जर्नी है, और दिल तो चाहता है कि काश मैं आखिरी मरीज़ होती और किसी को ये चीज़ ना हो, लेकिन ये होती जा रही है, हर एक से हम सुन रहे हैं। तो ऐसी किताब उस इंसान की तरफ से लिखी हुई जिसने खुद तजर्बा किया हुआ है। डॉक्टर आपको जो मर्ज़ी बोल रहे, उसके बाद का वो असर नहीं होता। जो एक मरीज़ जो उससे सर्वाइव कर चुका है, जो निकल आया है उसमें से, उसकी बात का असर होता है। तो ये मैंने एक तरह से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी किया था कि व्हाइल आई वाज राइटिंग, तो मैंने कुछ शेयर की थी चीज़ें विद सम कैंसर पेशेंट्स, और उनके फिर बहुत काम आई। वो यही कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ कोई खड़ा है और हमें गाइड कर रहा है और हमें बता रहा है, क्योंकि वो एक एक चीज़ जो है जो आप बात करते हैं वो मैंने महसूस की हुई है, वो मेरा तजर्बा था। लेकिन ये एक आर्ट भी तो है, वो बात कम्युनिकेट करना, जी, वो पहुंचाना उन लोगों तक जिनको उनकी ज़रूरत है। बहुत से लोग जो हमें देख रहे होंगे इस वक्त, अल्लाह सबको सेहत दे, जो भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन जो भी इस वक्त कैंसर पेशेंट्स हमें सुन रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगी, क्या बात करना चाहेंगी उनसे, ताकि वो एक मोटिवेशन उनको अंदर से मिले कि वो इससे, मैं ये नहीं कहूँगा लड़ें, लेकिन अपने अंदर हिम्मत पैदा करें ताकि उससे आगे बढ़ें। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक तो याद रखें कि अल्लाह ताला कोई आजमाइश पे आपको नहीं डालता जबकि उसका कोई मकसद ना हो, कोई वजह है। अल्लाह ताला ने खामखा नहीं डाला, तो रियलाइज़ कि उसने किसी वजह से आपको मकसद है और आपने इसमें से गुजरना है, और किस तरह गुजरना है वो आपके कंट्रोल में है। आप खुद अपने बीमारी के कंट्रोल खुद संभालें, ये ना छोड़ें कि वो जी वो फलाना मेरा रिश्तेदार डॉक्टर है, उसको ज़्यादा पता है, वो फलाने को। भाई मुझे पता है, मेरा बॉडी मेरी बॉडी है। तो द थिंग इज़ कि हमने कंट्रोल लेना है और बहुत ठंडे दिमाग से और अल्लाह ताला के साथ ऐसी कोई हॉटलाइन रखनी है ना कि हर
कदम पे आपने अल्लाह ताला को याद रखना है, एंड ही हैज़ brought you to it, he will take you out of it. एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो विल पावर की बात हमेशा होती है कि हाँ। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कैंसर को बीट करना। इससे आप कितना एग्री करती हैं? किस तरह से Definitely. अपने अंदर हिम्मत रखें सब? हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी बात वलिया मेरी बेटी ने कहा, कहती है हमें ये ओवरनाइट तो नहीं हो जाती ना विल पावर। ये एक ऐसी चीज़ है, या हिम्मत या स्ट्रेंथ या करेज, ये आपके अंदर पहले से मौजूद होती है और इस सिचुएशन में भी काम आती है। तो जो भी हैं लोग जिसको कैंसर नहीं है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उस वक्त भी आप करेजसली गुजारें, हिम्मत से गुजारें, हौसले से गुजारें। हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, हर चीज़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं। तो कीप इट वेयर इट इज़। अब जैसे कैंसर हुआ था तो वो कितना पार्ट ऑफ द बॉडी में हुआ है, आप पूरा बॉडी देखो, यू नो, उसके अंदर से 1-2 इंच में हुआ है, 1/2 इंच हुआ है, यू नो 3 इंचेस हुआ है, बाकी पूरा बॉडी ठीक है, यू नो। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट द पॉजिटिव्स। आसपास जब कोई आपको लगे कि ही और शी इज़ फीलिंग डाउन किसी भी मामले पे, जो कि ज़रा मैं फॉर नाउ आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी देख रहा हूँ ना, आप लोगों को मोटिवेट भी कर रही हैं। पॉजिटिविटी। यस, पॉजिटिविटी। सो आसपास अगर कोई शख्स, वो फैमिली का भी हो सकता है, वो आपके कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में, तो क्या करती हैं आप, उससे मोटिवेट कैसे करती हैं? विद योर स्माइल? दैट्स द स्टार्ट। कोई बात नहीं भाई, मैं वही करती हूँ। मेरा अक्सर मतलब व्लॉगिंग भी मैं करती हूँ, व्लॉगिंग तो हर बात पे मुझे हंसी आ रही होती है, वो तो आपने देखा ही है, कैंसर के दौरान भी बहुत सख्त हंसी, तो मैं अपने पे भी ऐसे ही हंसती हूँ। तो भाई लाफ इट ऑफ, यू नो, टेक इट इजी, टेक इट लाइटली। बट द थिंग इज मोटिवेशनल स्पीकर वो बाय द वे बन गए, लोग मुझे कहते हैं कि हाँ आपसे हमें इंस्पिरेशन होती है एंड ऑल दैट, लेकिन द थिंग इज कि आप अंदर से यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, अंदर से आपने। लेकिन मैं जब किसी से बात करती हूँ तो पहले मैं उसका मसला देखती हूँ, फिर उस जगह से उसकी हेल्प करती हूँ। ये तो जनरल, एक तो ये तो नहीं है कि एक चीज़ है जो हर एक पे फिट आए, बिल्कुल हर एक का एक एंगल है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो उसके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से फिर मैं उनसे बात करती हूँ और उनको तसल्ली देती हूँ कि नहीं ठीक है। एक बहुत ज़रूरी है कि आप जो पर्सन को प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, ये ना करें कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ है तो वो फील कर रही है। सही बात है। यू सी, तो वो जो फील कर रही है उधर से आप शुरू करते हैं। अब ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस आ रहा है 25 इयर्स का कि आप स्टूडेंट की जगह पे जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता उसको वहाँ से लेके आते हो, यू लिफ्ट देम आउट ऑफ इट। ये नहीं कि ऊपर से आप उनको ठोंसते जाए नॉलेज, उस लेवल पर जाना और फिर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैलिडेट करें कि किसी की तो वो आपसे कनेक्ट करेगा ना, एक्नॉलेज करें। बिल्कुल, वो कनेक्शन बिल्ड होगा तो आपकी बात उन पे असर करेगी। कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा तो बात का असर कैसे होगा? वो तो यही होगा कि वो कल मैं एक चीज़ पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, कहते जो इंसान डूब रहा होता है, डूबते हुए उसको आप स्विमिंग नहीं सिखा रहे होते कि वो डूब रहा है आपके, नहीं तुम ऐसे हाथ मारो, ऐसे हाथ मारो, आप उसको बचा के निकालते हैं, देन आप उसको टीचिंग लेसन देते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं पॉडकास्ट की। कितना टाइम अभी हो गया है, किन टॉपिक्स को इस वक्त आप लेकर चल रही हैं? एक्चुअली आई एम जस्ट कीपिंग इट ओपन। एज एन ऑथर भी मैं देखती रही हूँ, जैसे डॉन के लिए जब मैं लिखती थी, अब मैं एक किसी गेस्ट के पास जा रही हूँ, किसी के पास, तो आई यूज्ड टू लीव इट ओपन। ओके, यू बी रिसीविंग, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने खजाने पड़े हुए हैं। अगर आप एक तरह से बंदिश बना के जाएं तो मैंने ये पता करना, ये पता करना, ये पता करना, फिर काम खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, बी अ गुड लिसनर जी, बी अ गुड लिसनर, काफी कंटेंट आ जाता है, फिर उसमें सवाल भी निकल आते हैं। और इस पॉडकास्ट के सफर में, या अदरवाइज व्लॉगिंग के सफर में, वाले चूँकि ज़रा बड़ी मशहूर इन्फ्लुएंसर माशाल्लाह बेटी है, अल्लाह उनको सलामत रखे, और हम सब में से बहुत लोगों की फेवरेट होंगी। तो वाले से कितना सीखती हैं, यानी माँ बेटी से कितना सीखती है, पूछती हैं? बहुत ज़्यादा। अब तो मेरी वो स्टेज आ गई है कि असल में मतलब ये नहीं कि बाय द वे मैं सीखती हूँ, मैं जाके प्रॉपरली सीखती हूँ कि बेटा मुझे ये सिखा दो, मुझे ये सिखा दो। शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, माशाल्लाह, शी इज़ वेरी गुड। और इतनी अच्छी तरह वो इंसान को वो देती है ना, द स्ट्रेंथ, द एवरीथिंग। आई मीन वो बल्कि जब मेरे कैंसर जर्नी भी थी उसमें जैसे वो मशीनों में से जब जाना होता है तो
कल ही मैं अपनी भूपी को बता रही थी कि वो बोन स्कैन वाला जो होता है ना, वो काफ़ी इतना करीब होता है, वो फेस से कोई फ्यू इंचेस ऊपर होता है, तो वो काफ़ी बड़ा सा है, उसके बीच में से गुजरते हैं तो बड़ी घबराहट सी होती है। तो वो लगी अच्छा फिर हम टर्की जाएंगे, फिर टर्की हम सैर करेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उसका बीच में फ़ोन आ गया, तो वो कमरे से बाहर चली गई। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। वहाँ जो डायरेक्टर साहब थे कोई, वो खड़े हुए थे, तो उनको मैंने कहा आइए जी, मुझे ज़रा मुझसे बातें करें। बताएं आपके कितने बच्चे हैं, कब से यहाँ काम कर। The routine talks in hospitals actually ये हो रही होती हैं। प्रॉपर उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने पता की उसके दौरान। तो देखिए, बी इन कंट्रोल, जो मैं कह रही हूँ ना कि आप अपने पे कंट्रोल रखें। मुझे घबराहट हो रही है, मैंने वो करना है जो मुझे सूट करता है, जो मुझे, जिससे मैं ठीक होती हूँ। बिल्कुल सही बात तो है। चाहे वो कोई लतीफ़ा सुनाना है तो कोई शेर सुनाना है। That could be anything। अच्छा, एक हफ्ता पहले ना फैजान से मैंने कहा कि आप मेरे शो में आने हैं, तो फैजान ने कहा सुबह के टाइम में नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो मेरा टाइम है टेक केयर का, अपने बेटे की बेबी सिटिंग का। तो मुझे बताएं जरा कि फैजान मुझे सही बात बता रहे हैं, वो बेबी सिटिंग बहुत ज्यादा कर रही हैं। अच्छे सन इन लॉ हैं, इज वेरी गुड, अच्छे सन इन लॉ है, अच्छे फादर हैं, माशाल्लाह, अच्छे फुटबॉलर हैं, नो डाउट, इज अ वेरी गुड ह्यूमन, वेरी गुड सोल, वेरी गुड, वेरी ग्रेट पर्सन। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद ग्रेट सन्स इन लॉ। तो मैंने तो अल्लाह मियाँ से कहा कि मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे हैट्रिक चाहिए। 3 बेटियां तो फिर हैट्रिक तो बनती है। 3 दामाद मुझे चाहिए और तीनों अच्छे चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह नवाज सकता है, सब नवाज कुछ। सकता है, बिल्कुल ऐसे तो फैजान इज डेफिनेटली माशाल्लाह। ये जो पॉजिटिविटी है, इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर जब हम किससे बात करते हैं ना, इनफैक्ट हमसे भी अगर कोई बात कर ले तो हम भी अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, ये नहीं है हमारे पास, ये हो रहा है फलानी जगह पे, हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो ये बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है कि अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, तो वो गुमान की बात भी सही होती है। बिल्कुल। मैं तो बहुत, मुझे तो लगता है कि मैं गमान बहुत करती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अल्लाह देता है माशाल्लाह। आप शुक्र अदा करें, अल्लाह और देता है जी, शुक्र अदा करें, अल्लाह और देता चला अल्लाह जाता इतना, बल्कि वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। वो मुझे समझ नहीं आती थी कि जैसे अब हमने फोर्सेस में लाइफ गुजारी है, बड़ी मुश्किल, फाइनेंशियली बहुत टफ होती थी, तो हर पोस्टिंग जो हर साल 1.5 साल में पूरे घर की छांटी हो जाती थी, चीज़ें सारी। 2 साल में हम कहते इतनी ज़्यादा चीज़ें फिर से कैसे हो गई? अल्लाह नवाज रहा है ना। तो वो आपने अल्लाह वास्ते दिया, तो अल्लाह मियाँ ने 70 गुना बढ़ा के दे दिया। तो अल्लाह मियाँ से जब आप सौदा करेंगे तो फिर ये तो होगा। शीर साहब, वक्त बड़ा मुख्तसर था, बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। खुश रहें, मुस्कुराते बिखेरती रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में। अब वक्त हुआ जाता है मजीद मुस्कुराहटें बिखेरने का। और जब आज के दौर की अगर बात करें, जब हम हर वक्त कहते हैं ना कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हमें ये मसले, हमें वो मसले, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। और जिससे पहले भी हम सेगमेंट में जिक्र कर रहे थे कि हम ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, अब ऐसे दौर में खुद भी पॉजिटिव रहना और उसके बाद पॉजिटिविटी बिखेरना और फिर मुस्कुराहटें बिखेरना, ये कितना मुश्किल काम है। कह बिखेरना। अच्छा, वही मैं बात करने लगी थी कि किसी को हंसाना कितना मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना। Exactly। और वैसे ये भी सबीन कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा हंसा रहा होता है वो अंदर से दुखी होता है। क्या वाकई ये बात होती है? नहीं होती। तो पहली बात है ना, ये जो तुम गलत बोल दूंगी फिर लोग पीछे पड़ ये आप बोलें। जाएंगे। वो जो नहीं, ये जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा? वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, बस कुछ ऊपर नीचे 19-20 हो गया तो पहले से माफ कर दें। 18-20 भी हो तो माफ करें जी। मैं कोई गालिब साहब की रिश्तेदार नहीं हूँ, आप जैसी यहाँ बैठी हुई हूँ। ग्रेट। चलिए, जो हमने पूरा एक गपशप का सिलसिला शुरू किया है, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि बहुत ही ज़बरदस्त फनकार, अदाकार, कॉमेडियन आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। नवाज अंजुम साहब, मुल्तान से उनका ताल्लुक और अभी तो आप पूरी दुनिया में माशाल्लाह उनको जाना जाता है, आज साथ मौजूद हैं और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब शुएब साहब, सबीन जी, आपको भी और राइजिंग पाकिस्तान देखने वाले जितने भी जो दोस्त हैं सबको जनाब नवाज अंजुम की तरफ से ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी दुआएं। माशाल्लाह। ये बड़ी बात है कि आपने फ़नकार को सुबह सुबह उठा लिया, वरना फ़नकार 11-12 बजे तो पहले नहीं उठता। फिर देखें ना फनकारी किसकी ज़्यादा अच्छी हुई।
हमारी टीम की फनकारी ज़्यादा अच्छी हो गई ना। नहीं, ये बड़ी बात है कि सुबह सुबह मुश्किल इन्होंने होता कहा कि, और जनाब असल में पाकिस्तान टेलीविज़न का और मेरा, मैं समझता हूँ कि जनाब जब से होश संभाला चोली दामन का साथ है, मैंने जितना काम पाकिस्तान टेलीविज़न पे किया है, तो जब ये मैं समझता हूँ मेरी ये दर्सगाह भी है, मैं इसको माँ का दर्जा देता हूँ माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न को, क्योंकि मेरे जितने भी जो सीरियल्स हैं, जो होम स्वीट होम, फैमिली फ्रेंड, बाबल सीरियल, शाशलिक, अफसर बेकारी ख़ास, शोखियाँ, नवाब घर, आजकल जो करंट हमारा आवे का आवा चल रहा है, तो दिन सारा ही जो काम जो है और लॉन्ग रन चलने वाले जितने भी ड्रामे वो सब मेरे पाकिस्तान जैसे टेलीविज़न। कि जैसे इतने में आपने से नाम लिए, हाँ। ये जो इतने नाम लिए इसमें से आपने कौन कौन सा देखा फैमिली हुआ है? फ्रेंड तो हम सब ने, फैमिली आपने फ्रेंड देखा, देखा होगा, शाशलिक देखा हुआ है। देखा हुआ है। शाशिक में यकीनन आपने चंबेली भी देखा होगा। इतना नहीं याद यकीन आ रहा, करना। मुझे पता नहीं क्यों इतना इसकी तो एज का मसला है, भूलने की बीमारी, that's भूलने की fine। बीमारी बहुत अच्छा, ये छोटी किसी का मसला नहीं, हर दौर में ना कोई शख्स होता है कैसा। आप कहीं खाना भी खा रहे हो ना, तो एक आदमी पास आके कहेगा भाईजान इसका टेस्ट कैसा है। आप कहीं बस स्टॉप पे खड़े, एक आदमी आके कहेगा भाईजान इतने बस नहीं रुकनी। ये होता है, ये और कोई आके कहीं कहेगा भाईजान मैं अखा ले अस्पताल जाना है, वो कहेगा जी बस से टक्कर मारो आप तो अस्पताल ले जाएंगे। किसी को आप पूछेंगे ना direct पहुंच भाईजान जाएंगे आप। कच्ची बस्ती कहाँ है, वो कहेंगे जी कंध से टक्कर मार के देख लो। यानी कि हर बंदा ना कोई बात है ना करने के लिए बैठा हुआ अच्छा, है। लेकिन ये जो जितने जुमले आपने इस्तेमाल किए, इससे फौरन जो एक खाका बनता है जहन में ना, वो एक इलाके का बनता है, वो है फैसलाबाद। आपका ताल्लुक है मुल्तान से। नहीं, मैं जिस राय की बोले दबल तो गुस्सा मुझे नहीं आंदी पई। मुल्तान की जुबान तो माशाल्लाह इतनी मीठी जुबान है कि बंदा बात कर रहा हो ना तो कीड़ियां चढ़ जाती हैं। बंदा बैठे बैठे कहता है वो ये क्या हो। मुल्तान में जहाज भी जब उतरते, जब उसको सोन हलवे का डब्बा दिखाएंगे वो कहता है वो चाहिए मुल्तान आगे सही लाओ, इतना लाओ। ये इनबॉर्न टैलेंट है आपके अंदर। सर क्योंकि पैदा मुल्तान में हुआ, तो सईद खान साहब रंगीला साहब मुझे वो लाहौर में लेकर आए 1990 में। बस फिर लाहौर का क्या, फिर पूरी दुनिया का हो गया। फिर मैं तो एक सादा सा मोहम्मद नवाज था, और अंजुम जो है वो पीटीवी ने बनाया। और ये क्या कहानी है? आओ बाहर चल के बताते। यही बता दे मुनासिब। काफी सर कहानी तो यही है कि बस इंसान सोचता कुछ है, लेकिन मैं सोच समझ के सवाल करूंगा क्योंकि आप खतरनाक होते जा रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इंसान सोचता कुछ है। कुछ आदमी सोचते हैं कि यार मैं ये काम करूं, लेकिन उसके अगेंस्ट काम इंसान कर लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ शुएब भाई और सबीन जी के मैं बड़ा खुशनसीब आर्टिस्ट हूँ कि मेरे शौक़ को मेरे रब्बे करीम ने मेरा रिस्क बना दिया माशाल्लाह। कि मैं ऑलरेडी मैं पेंटर था, मैं सिनेमाओं के बोर्ड वगैरह लिखता था, तस्वीरें बनाता था। वो भी चीज़ फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है। और मुझे पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा। फिर वो जब मैं इस फील्ड में आया तो आपको पता है मैंने इस किरदार में ये रंग भरना है, तो ये कैसा लगेगा, तो वो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना। क्या इसमें जब हम बात करते हैं किसी को हंसाने की, कॉमेडी की, वक्त के साथ साथ कॉमेडी बदलती भी गई है। आपने अपनी कॉमेडी को किस तरह से देखा, या ये सवाल यूँ करना चाहिए कि नॉर्मली हमें लगता ये है कि शायद कॉमेडी का मतलब बिटवीन द लाइंस बात करना है। समटाइम्स हमें ये लगता है कि कॉमेडी का मतलब है किसी की तज़हीक करना। समटाइम्स हमें ये लगता है कॉमेडी का मतलब कोई ऐसी बात करें जो कि नॉर्मली आप फिर इकट्ठे बैठ के नहीं देख सकते। स्पेशली जब आप नहीं, असल में जो अब रुझान हो गया ना, जैसे थिएटर अब इस टर्म हो गया कि वो बंदा ना फैमिली में बैठ के नहीं देख सकता, जो इस टर्म थिएटर का रुझान हो गया। अब असल में अब हम लोग दूसरों को तो बुरा कहते हैं, वरना तो अब आपका मेरा झगड़ा हो जाए, मैं आपको कहूँगा मैं अपना चैनल बना के आपसे मिलूंगा। अब हर आदमी ने अपना चैनल भी बना लिया है, उसमें पता नहीं वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं। कई अब सोशल मीडिया ने जो फनकार जिंदा है उनको 10-10 दफ़ा मार दिया है। यानी कि ये सिर्फ लाइकिंग के चक्करों में। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि ना हम लोगों ने ना इतना वसी, जब पाकिस्तान टेलीविज़न था ये इसने 13 किस्तों में बड़े बड़ा फनकार दिया है कि 13 के वारिस ड्रामा चला तो फरदौस जमाल साहब भी हिट है, शुजात हाशमी साहब भी हिट है, महबूब आलम साहब भी हिट है, औरंगजेब लगारी साहब भी हिट है, आबिद अली साहब भी हिट है, और जब अंधेरा उजाला चला तो इरफान खुसर साहब भी हिट हैं। तो ये छोटे ये ड्रामे जब चले हैं तो लोग 13 किस्तों से हिट हो गए। अब आप 400 भी एपिसोड कर लेना तो आप किसी को कहेंगे ना मेरा ड्रामे देखें, नहीं जी मैंने नहीं देखा, तो पता ही नहीं चलता, दाढ़ भी गिली नहीं होती, बंदा कहता है अच्छा जी नहीं देखा होगा। तो वो लोग आज भी लोग वो नक्श हैं। तो क्योंकि जब से हाथ में आपके रिमोट आया है ना सर, पहले पाकिस्तान टेलीविज़न जब सिर्फ चलता था ना
तो बंदे को जाके उठ के बेड से जाके तो टीवी बंद करना पड़ता था। अब रिमोट हाथ में आ गया, 1 से सीधा आप 99 पे जाते हैं। कोई अब आप कोई ऐसा काम करेंगे तो जो स्टे करेगा, वरना तो वो टक 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 आपको आगे लेके चला जाएगा। इसलिए क्योंकि अब लोगों के पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे देखने की, अब पता नहीं चलता कि वो देखा है या नहीं देखा, क्योंकि अब आप उस हिसाब से आप वो बात कर रहे हैं कि कॉमेडी में फ़र्क आ गया। पहले क्या था कि जैसे टेस्ट 5 रोज़ा लोग बड़े शौक से देखते थे, फिर 50 ओवर शौक से देखने लगे, फिर 40 पे, फिर 20, अब 10 पे भी आ गया है। तो आस्ता आस्ता वैसे ही ना स्पीडी काम हो गया। नहीं, वो बात है, अटेंशन स्पैन ज़ाहिर है कम हो चुका है, वो डिजिटल की वजह से प्रॉब्लली ज़्यादा हुआ है। अब जो टीवी पे भी कंटेंट बनता है, 60 to 70% कंटेंट, वो कंटेंट डिजिटल के लिए होता है कि ये चीज़ डिजिटल पे कैसे उठेगी। जी जाहिर सी बात है, लेकिन आप दूसरे चैनल्स पे भी देखें या पाकिस्तान टेलीविजन के भी ड्रामे देखें तो लोग बड़े शौक से देखते हैं। बल्कि हमसाया मुल्क में तो बाकायदा वो स्कूलों में दिखाए जाते हैं कि यार एक्टिंग होती क्या है। तो ये चीज़ें ना हमारी हम लोग ये चीज़ें भूल गए हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं ना कि कॉमेडी जो है उसके लिए आपने क्या चूज़ किया कि कौन सा मीडिया कि किसको कैसे किया जाए। देखो एक किसी की तज़ीज़ नहीं करनी चाहिए कि यार कि नहीं इसको वो ना कि वो किसी को मायूब ना लगे। सुहेल अहमद साहब ने एक बात की, मैं क्योंकि 20-25 साल से उनके साथ थिएटर कर रहा हूँ, मुझे 45 ईयर्स हो गए थिएटर करते हुए भी। फिर टेलीविज़न पर जब लाहौर में आया तो फिर ये हो गया। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जो बात आप अपनी माँ बहन के सामने भी नहीं कर सकते ना, तो वो किसी की भी माँ बहन के सामने नहीं करनी। बहुत प्यारी बात। तो इससे ना आपको आपकी व्यूअरशिप का आपको अंदाजा होता है। जब आप बाजार में जा रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी जा रहे हो, तो कोई आदमी फैमिली के साथ जा रहा हो तो कहेगा नवाज भाई जरा एक पिक तो बनाना, लेकिन वरना वो कहेंगे यार थिएटर द आर्टिस्ट ये ऐसी बात करते हैं, ये ऐसी बात करते हैं। तो आपको खुद भी है ना अंदर एक आपके अंदर बंदा बैठा हुआ है, तो वो आपको खुद भी है ना उसको एडिटिंग करना है। बड़ी प्यारी सोच है। शिव, मैं एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ ऐड करना चाहूँगी कि मुझे एक कॉमेडियन की तरफ से इस तरह की सोच बड़ी अच्छी लगी, एक खातून होने के नाते। बिकॉज आप जब भी बात करते हैं किसी कॉमेडियन से या कॉमेडी का कहा जाता है, मुझे नहीं पता ये शायद बहुत आसान होता है इस तरह की कॉमेडी करना है कुछ भी, खातून को टारगेट करना, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा। मेरा अपना एक्सपीरियंस कुछ शोज़ पे जाकर हुआ, जो मैंने खैर अब जाना छोड़ दिया है कि वहाँ पर एक खातून अगर बैठी हुई है, आप उसकी खूबसूरती पे शेर कह देंगे, आप उसके साथ कोई फ्लर्टिंग लाइन बोल देंगे, या हाइट पे या उसकी ड्रेसिंग पर या कुछ भी, आप थ्रू आउट जो है ना वो कि आप तो सिंगल हैं या आप फ्लर्ट कर रहे हैं या इस तरह की, क्या ये कॉमेडी नवाज साहब बहुत आसान है करनी कि हर जगह हम यही देख रहे हैं? वो आपने जो पहले शुएब साहब ने बात की कि ना हर बंदे ने ना अपना एक स्टाइल बना लिया है कि मैंने ना इस तरह ही आसान है, तो लोगों ने भी है ना वो मीटर सेट कर लिया है, ये आदमी ने ना यार इस तरह ही आसान है। तो जब तक आप वो हरकत नहीं करेंगे तो लोग नहीं हंसेंगे। अब एक आदमी को पता है यार इसने ना मैंने अपना जो बनाया हुआ है अपना स्टाइल, मैंने एक्टिंग से आसान है कि मुझे पता है कि मैंने किरदार करने हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ज़ुबानों में अल्हम्दुलिल्लाह बूर से जिस लैंग्वेज में, चाहे राजस्थानी, सराइकी, पंजाबी या हिंद को, जिस ज़ुबान में भी आप मेरे से बात करेंगे। मैंने जब कराची में भी काम किया तो मैंने मकरानी में भी मैं बोला हूँ, तो उर्दू में भी मैंने काम किया, केसेट्स का भी काम किया। तो वो जी किरदार में ना, और हमेशा मैं आज आपको एक मज़े की बात बताऊँ क्योंकि मेरे ज़हन में शुरू से एक बात है, किरदार याद रह जाता है, जुगत याद नहीं रहती। सही बात है। कैसे जैसे आज भी आप इरफान कोसर साहब को देखेंगे, उनकी कोई बात याद नहीं होगी, उनका किरदार याद होगा, यार उन्होंने डायरेक्ट हवालदार का रोल किया हुआ है। आबिद कश्मीरी साहब अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम बताया, उन्होंने खैर हो आपकी, किसको कह रहे हो, उनके जुमले या उनका किरदार याद है कि उन्होंने रिक्शा ड्राइवर का किरदार किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किरदार जो है ना वो करना चाहिए आपको, उसी के अंदर फिर एक्टिंग भी आ जाती है। सोना चांदी आप देख लें, ये तो जो लोग हैं ना वो नक्श हो गए किरदार जो है, तो आपको किरदार की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और किरदार में रह के हंसाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने तो यही किया है, यही खासा भी है आपका, किरदार में रहकर हंसाना। अपना फेवरेट किरदार कौन सा है? मैं तो समझता हूँ कि शुएब भाई फनकार को तो पानी होना चाहिए, उसमें जो रंग डालो वो वैसा होगा। क्या बात। मैं तो ये चीज़ जानता हूँ कि अगर मुझे आपने कहा कि भाईजान आपने राजस्थानी करना है तो मैं कहूँगा हाँ भाई कर लूँगा, ये कौन सी बात है। अभी जैसे मैं अभी रक्शे पे आया हूँ तो मैंने कहा यार मैंने टेलीविज़न पे जाना है, पाकिस्तान टेलीविज़न पे जाना है, तो रक्शे वाला कहता है सही दसो कि फर्स्ट क्लास च भेजो, सेकंड च भेजो, थर्ड क्लास च भेजो। मैंने कहा भैया रक्शे में फर्स्ट सेकंड थर्ड? कहता है सही साढ़े रक्शे फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे। मैं कहा सही भाई फर्स्ट क्लास क्या है? सही फर्स्ट क्लास उसी नूर जहाँ का गाना लगा उसी सुकून वाले रस्ते से वे सां ते पैसे अपनी मर्जी दे घिन सां। मैंने कहा भाई सेकंड क्लास क्या होगा? सोफा हटा के फटा बिछे सां, अताउल्ला का गाना ले सां ते गंदे रस्ते तो वे सां। तो मैं भाई थर्ड क्लास क्या होगा? मैं पीछे पैसा रक्षा तू चले से। कमाल। ये भी सही है वैसे। वैसे इन तीनों में से कौन सी क्लास चूज किया आपने?
अब मैं फिर ये सोचा, मैंने कहा मैं पैदल ही आ जाता हूँ। मैंने कहा नक्शे का आइडिया ही मैं साइड पे करता हूँ। मैं यही यानी कर आपने A+ कैटेगरी चूज की। वैसे जा रहा है। अच्छा, और पैदल चलने पे भी मेरा चालान हो गया। उन्होंने कहा पैदल जा रहे हेलमेट क्यों नहीं पहना? अच्छा, हेलमेट का एक ये फायदा है, जिसके पैसे देने उसके सामने भी फिरते रहो। ये बात तो सही पता है। भी नहीं चलता, उससे भी पता पूछ भी लेके तो उसे क्या खैर है। अब कोविड ने भी यही किया ना, मास्क पहन लो, चेहरा छुप जाता है। काफी आसानी हो गई है वैसे, अल्लाह बचाए वबाओं से, लेकिन वो मास्क वाले पर्सपेक्टिव से अगर है ना, ये तो स्मोक ने ना जनाब ये तो आसानी कर दी स्मोक कि इतनी ना नहीं ज्यादा। पता चलता कि इससे पैसे लेने के, हर बंदा ही डॉक्टर लग रहा है कि ऑपरेट करके आ रहा है या आपने वैसे किसी से पैसे लेने? नहीं जी, देने ही है। मैं कहता हूँ जी, पैसे तो मैंने बहुत लेने, अगर माफ करने वाले ना मिले ना तो बहुत पैसे लेने। अच्छा, ये भी सवाल ना हम काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछते हैं लोगों से कि अगर कोई उधार मांगे तो क्या करते हैं? उधार मांगे तो भाई इससे पहले मुझे पता चल जाता है कि ये ना, क्योंकि फनकार का तो ये होता है ना कि हमें पहली लाइन से पता चलता है इसने आखिरी बात क्या करनी है, कि पता है इसने ये उधार मांगना, तो उससे पहले अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ कि भाई मुझे भी चाहिए। ओह, वैसे ये सबसे आसान काम है। कोई कॉल करे ना, आपको पता लगे कि ये शख्स तो नॉर्मली मुझे कॉल नहीं करता, वो मतलब जैसे कि क्या हाल है, कैसे- बहुत बुरा हाल है, कह रहे हैं। सही बात है, वैसे कॉल करे कि बस बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, हालात दिखे, ये हो बस गया। क्या बताऊँ यार, कल बच्चे ने Finance- साबुन खा लिया, मुझे समझ ही नहीं, खुरे में गिर गया, बस प्रॉब्लम नहीं कर गया, बस बेगम मैंने समझ नहीं रही, बेगम वो न बदतमीजी, तो वो हर बंदा फिर अपनी टेंशन। अब देखे ना कि अब जैसे स्मोक का जैसे दौर था, शुक्र अब लाहौर में कुछ आजकल कम तो हुई है बहुत स्मोक, बेहतर है। वरना तो इशारे पे भी है ना, कई लोग तो ना खड़े रहते हैं, रेड से येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन नजर ही नहीं येलो, आता। वो बंदा, एक बंदे से पूछे भाई तू जा क्यों नहीं रहा, कहते मुझे रंग पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा यार क्या आप लोगों को हो गया है कि अब वहाँ मांगने वालों के तो ऐसा हजूम लगा होता है ना, जब आप इशारे पे तो गाड़ी पे ऐसा नॉक करेंगे जैसे इन्हीं की गाड़ी थी, इन्हीं की गाड़ी। शीशे पे ओहो। टक टक निकले टक बाहर। टक टक और टक। ऐसे, और आप नहीं- अच्छा आप नहीं भी होगा ना, दूर से पिचकारी मार देंगे और आके वाइपर वो आप अच्छा खासा साफ करके आए हैं। या कहीं ना वो स्पाइडरमैन बेच रहे होते हैं, आते ही आपके शीशे में यूं मारेंगे ना, वो शीशे तो स्पाइडरमैन। नहीं, आप अगर नहीं भी कुछ दे रहे होते तो वो तो ऐसे अच्छा गाड़ी एक पे ऐसे आगे थप- गाड़ी को थप्पड़ अच्छा मार एक के आगे जाते। एक आया है, मैंने शीशे नीचे मैंने 100 रुपया दिया, थैंक यू, मैं कह इधर फड़ा मेरे पैसे वापस कर। पहले वो भूल गया कि 100 रुपया दे दिया इसने। कमाल हो गया। सही है। अब मांगने के जो है ना नए नए तरीके आ गए। अब कोई आदमी ना पीछे ना अपनी वालदा बिठा के कि जनाब मेरा टायर पंचर हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दें, ये 4 इशारों पे वो खड़े होते, थोड़ी देर बाद उसी इशारे पे खड़ा होगा, इधर वो कितना का पेट्रोल पवाना है तो कितना जाना है? अदवा साहब, ऐसे आप इतना माशाल्लाह, हम सब यहाँ पे हंस रहे हैं, हम सिर्फ हम दोनों की बात ही हमारे स्टूडियो में देखे कैसे एक रौनक लग गई मैं भी करूँ, हर तरफ बड़े लोग खुश मुस्कुराहटें हैं, बिखेरी हुई है ना, हैं। मुस्कुराहटे आपने भी खेरी है यहाँ पे। स्वीट हार्ट सलामत कभी रहे। ऐसा होता है कि किसी शो पे गए हो और परफॉर्म कर रहे हो, कोई हंसा ना हो? देखो कई ऐसे शो किए हैं कि जहाँ जैसे हमने पुलिस के शो किए हैं, या आप जहाँ ऐसे गए हैं कि जहाँ ऑफिसर्स बड़े बैठे हैं, वो बड़ा अफसर हंसेगा, उन्हें इजाज़त देनी है तो बकाया हंसेंगे। वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि सर खुदा दा वास्ते इन्होंने कह दे कोई हंसो, उन्होंने कहा हंसो भाई हंसो सारे हंसो, फिर साहब फिर बिला वजह कोई बात भी नहीं है तो अच्छा ये भी होता है, कुछ लोग तो ना जैसे आप खुल खुला के हंस रहे हैं जैसे, और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अमीर लोग, वो हंसते भी ऐसे जब बंदा दवाई पीने के बाद मुंह नहीं बनाता। तो उन लोगों की हंसी का भी अंदाज एक अपना ही है। और कुछ जो हंसते हैं वो, हालांकि ये जो हंसना है ये एक थेरेपी में भी आता है, एक्सरसाइज भी आता है कि आपके जबड़े, आपका ये वो ये ना समझना, ये लाइटों की वजह से मेरी ग्लो कर रही नहीं, नहीं, वैसे या मेरी जैकेट का मैंने रिफ्लेक्ट पह रहे, तो ये चीज़ें ना बड़ी काउंट करती है ना कि आपको हंसना भी चाहिए। सही बात है। लेकिन है ना वो जो आप एक भी बात कह रहे थे कि मेरे तारुफ से पहले आपने कहा था कि फनकार जो अंदर होता है वो अंदर तो सर दीमक लगी कि लेकिन है ना बज़ाहिर है ना, क्योंकि अब ये काम है, इसमें आंधी हो तूफ़ान हो, आपको एक तो पंक्चुअल होना है, आपको परफेक्ट पहुंचना है थिएटर पे, क्योंकि राइट आपको पता है कि शो इतने बजे शुरू होना है, आपको कई ऐसा भी वाक़या हुआ है कि इतला मिली कि जी बच्चे की डेथ हो गई, तो मैं थिएटर पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो लेकिन वो हंसा कर फिर जाके वो कही, तो ऐसे बड़े बड़े वाक़यात ऐसे होते बहुत रहते मुश्किल हैं। काम होता है। तो जो आपने जिक्र अभी किया कि इस तरह कोई खबर मिल जाए
अरे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सर ना चाहते हुए भी। मैं एक दफ़ा मैं स्टेज का बड़ा खूबसूरत एक वाक़या मुझे याद आ गया। सबिया खानम साहब हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम, बिल्कुल। मुल्तान में ड्रामे का तो ख़याम सरदी साहब, मनोवर सिंह साहब मेरे बेटे बने हुए थे, मैं बाप का रोल कर रहा था। दाढ़ी बड़ी मैंने रखी हुई है, सबिया खानम साहब ना वो बेगम बनी हुई थी। तो मैं ना वो कह रहा हूँ, देखो बेटा मैं जो बजाना चाहता हूँ बात को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। मैं दरवाजे तक गया हूँ ना, तो मैंने वहाँ से टर्न लेकर ना बात करनी थी, वो वहाँ कील लगा हुआ था, मुझे नहीं पता कि मैंने जो गेटअप किया हुआ दाढ़ी है वो वहाँ फंस गई है। वो जो मैंने किया ना तो वो दाढ़ी उतर गई और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, देखो मेरी, और हाल में क्लैप हो रही है। मैंने कहा अभी तो मैंने वो पंच की भी नहीं तो क्लैप क्यों हो रही है? अभी तो मैंने वो बात करनी है जिस पे क्लैप आनी है कि बेटा बाप क्या होता है, इसकी अहमियत बतानी है, ये करना है। वो तो अभी मैं फिर जब मैंने कहा ना देखो मेरी बात सुनो, तो वो दाढ़ी मैंने इधर देखा तो वो दरवाजे पर टंगी हुई है। तो मैंने फौरन ना सिर्फ यहाँ से यहाँ टर्न लेते हुए मैंने कहा, देखा मैं आप लोगों का दोस्त था, सिर्फ बुजुर्ग का रूप धार के मैं आपको समझाने के लिए आया था। फौरन चेंज किया सर मैं आपने। क्या करता जाहिर है, वरना जाहिर है। हूट होने वाला काम था। क्योंकि लाइव शो में ना ये बड़ी है ना ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। Spontaneous और आप- अक्सर किसी फनकार की तबीयत खराब हो जाए, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, वो कहते हैं कि जी आपने टाइम देना है, प्लीज़ ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर आपको उस 5-10 मिनट में आपको ऐसी बात भी करनी है कि किसी को मायूब भी ना लगे और वो ड्रामे का लिंक भी लगे। बिल्कुल ऐसे तो ही। बड़ी बड़ी सर वाक़यात ऐसे सर अल्लाह को सलामत रखे। वक्त पर मुख्तसर था, सुनते जा रहे हैं हम, एंजॉय करते जा रहे हैं, बट ज़ाहिर है वक्त मुख्तसर था। थैंक यू सो मच। क्यों इतना सा वक्त दिया यार मुझे? अच्छा मैंने कहा भी स्टार्ट ही हुआ है, ये तो वाइंड अप पे मुझे ले आया। रक्षा तेज चलाया ना। ओह माय गॉड, अच्छा आप थे रक्षे वाले। जी। और ये आप नहीं नहीं बैठे बताना मेरे था, साथ। ये नहीं बताना था, आपने क्यों बता दिया? हुनरान पैदल आए हो। सॉरी सर, क्या बात है। सर बहुत सर शुक्रिया। जाते जाते बस इतना कहूँगा Please. कि ये आर्जी दुनिया है, आर्जी यहाँ लोग हैं। थोड़े अरसे के लिए इंसान यहाँ आता है तो बस मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना, हर एक से मोहब्बत से पेश आना है। तो इस छोटी सी लाइफ में इसमें गरूर कुछ नहीं, क्योंकि आर्जी ज़िंदगी में इंसान कितना का गरूर कर लेगा, कितना का मान कर लेगा, जितने आजिज़ हो गए अल्लाह ताला उतना ही रंग भाग बेशक ऐसे ही। सर बहुत बहुत शुक्रिया, खुश शुक्रिया। रहें, So सलामत sweet, रहें। बहुत Thank अच्छा you लगा। so much for joining us today। नाज़रीन डू गिव अस द फीडबैक। हमने तो बड़ा एंजॉय किया, आई एम श्योर आपने आज का शो बड़ा एंजॉय किया होगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।